वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार, मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम आ गए हैं हमारे GS 6 के पॉइंट नंबर 9 पे। हिंदी माध्यम का हमारा ये वीडियो, हिंदी में लिखा हुआ, आम बोलचाल की भाषा में समझाया हुआ। इसमें हम देखेंगे उत्तर प्रदेश नवीन वानिकी नीति, न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी उत्तर प्रदेश, जो 2017 में अनाउंस हुई थी। कंप्लीट वीडियो में हर चीज़ कवर की जाएगी आप लोगों के लिए। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, अब अपना उत्तर लेखन अभ्यास आप एकदम अच्छे से करते रहिए। वीडियो देखिए, उसी पे आंसर लिख के देखिए कि आप लोग जो वीडियो में देख रहे हैं क्या वो याद करके लिख पा रहे हैं या नहीं। कीवर्ड्स लिखते रहिए, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं मैं आपको बताती रहती हूँ, अंडरलाइन करवाती रहती हूँ, अलग से बताती रहती हूँ। वो सारी चीज़ें लिख के बार बार उनको रिवाइज कीजिए। जितनी बार आंखों के सामने से पलटेंगे उतना अच्छा आप एग्जाम हॉल में परफॉर्म कर पाएंगे, मुझे याद करेंगे फिर। इसके अलावा जो लोग भी हमारे पेड ग्रुप्स ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं वो नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिए। मुख्य परीक्षा 2023 का कंप्लीट ग्रुप, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स, हिंदी, सब कुछ अच्छे से कराया जा रहा है। आपका टेस्ट सीरीज वाला ग्रुप 2023 के लिए मुख्य परीक्षा का, आपका निबंध लेखन का ग्रुप, जिसमें सिर्फ निबंध पे पूरा जो है ध्यान केंद्रित कराया जा रहा है और आपको मॉडल निबंध और आंसर राइटिंग में आपको मॉडल आंसर सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा यूपी PCS 2024 के लिए शुरुआत से अंत तक की तैयारी, सिलेक्शन तक की तैयारी के लिए हमारा पेड ग्रुप स्टार्ट हो चुका है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। बस फिर आपको वो पढ़ना है जो आपको उसमें दिया जाए, उसके अतिरिक्त कहीं से कुछ और बिल्कुल भी देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल के लिए GS 6 पॉइंट नंबर 9 हिंदी माध्यम का हमारा ये वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे GS 6 का पॉइंट नंबर 9 है हमारा, उत्तर प्रदेश में नवीन वानिकी नीति, न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी, जो 2017 की आई है, उसमें उसे हम इस वाले लेक्चर में कवर करेंगे। देखिए, वनों का क्या महत्व है, फॉरेस्ट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। आप लोग प्रीलिम्स के लिए अपनी वन स्थिति रिपोर्ट तैयार करते हैं, स्टेट की अलग करते हैं और भारत की अलग करते हैं। तो क्यों ये रिपोर्ट्स निकाली जाती हैं, क्या महत्व है ना। वन आधारित उत्पादों की मांग बहुत बढ़ रही है, जलवायु परिवर्तन है, वनों की कटाई बहुत चल रही है, अतिक्रमण है। तो इस वजह से जो ये मूल्यवान संपत्ति है हमारी वन, इसको क्षति बहुत ही गंभीर रूप में पहुंचाई जा रही है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया कि हर वर्ष लगभग 13 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है, वन जो है इतना एरिया नष्ट हो रहा है। तो इस परिदृश्य में समय की मांग क्या है, पॉलिसी क्यों आई है, वन नई पॉलिसी की जरूरत क्यों पड़ी। हम एक टर्म यूज करते हैं, फॉरेस्ट सस्टेनेबिलिटी। फॉरेस्ट सस्टेनेबिलिटी सब कुछ हिंदी में बताया जाएगा, बिल्कुल शांति व्यवस्था बनाए रखी जाए। बस फॉरेस्ट सस्टेनेबिलिटी, जिसको हम कहते हैं वन संवहनीयता। तो ये एक विकल्प नहीं है, इट्स नॉट एन ऑप्शन, इट इज कंपल्सरी, बल्कि अनिवार्यता है। लिख के आइएगा ये लाइन को ऐसे, इसलिए बता रही हूं मैं आपको यहाँ पे। अच्छा, क्या महत्व है वनों का, वाई फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट। आप देखिए, पृथ्वी पर 1/3 भूमि वनों से आच्छादित है, जो जल चक्र को बनाए रखने के लिए, जो आपका वाटर साइकिल है, फिर जलवायु को विनियमित करने के लिए, और जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आपके वन। इसीलिए तो हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी की। अब अगर हम देखें निर्धनता उन्मूलन के हिसाब से, गरीबी हटे जिस चीज से, उसके लिए भी वन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वन 86 मिलियन से अधिक हरित रोजगार प्रदान करते हैं, ग्रीन एम्प्लॉयमेंट। ये सारे के सारे आपके कीवर्ड्स हैं, ग्रीन एम्प्लॉयमेंट, इसके लिए वन बहुत इंपॉर्टेंट है। हरित रोजगार, और आर्थिक रूप से वन पर्यावरण का अभिन्न अंग है, ठीक है। अब ग्रह के प्रत्येक जीव का वनों से किसी न किसी रूप में संपर्क है और रहेगा हमेशा। ये भारत की आप्लावित मानव जाति, आदिवासियों के भी घर हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स रहते हैं। तो आदिवासी जो हैं वो जन पारिस्थितिक और आर्थिक रूप से वन पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण अंग है।
अब वन रेशम कीट पालन, खिलौना निर्माण, पत्ती प्लेट निर्माण, प्लाईवुड, कागज, लुगदी, ये सारे जितने भी उद्योग हैं ये सब अपने कच्चे माल के लिए वनों पे ही निर्भर है। और प्रमुख लघु वनोपज भी प्रदान करते हैं। जो आपका माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है उसमें क्या क्या आता है? इसमें आपकी आती है इमारती लकड़ी, गोल लकड़ी, लुगदी लकड़ी, काष्ठ कोयला और जलावन लकड़ी। और लघु ये है प्रमुख वनोपज, मतलब जो मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। देखिए फॉरेस्ट प्रोड्यूस दो तरह का है। सॉरी, मेरे ख्याल से आवाज ठीक होगी मेरी। चेक कर लिया था मैंने एक बार, लेकिन कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बताइएगा, फिर पूरी तरह से ठीक होने का इंतजार किया जाएगा। तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस वनोपज की हम बात कर रहे हैं। ये है आपकी दो तरीके की, एक है आपकी मेजर जिसको आप कह रहे हैं प्रमुख, और एक है आपकी माइनर लघु। तो मेजर में क्या क्या आया आपका? इमारती लकड़ी, गोल लकड़ी, ये सब लुगदी लकड़ी वगैरह। लघु वनोपज में आता है बांस, बैम्बू। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, याद रखिएगा, बांस, मसाले और आपकी ये फल, वेजिटेबल्स और ये सब। ठीक है, तो ये सारी बड़ी चीज इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज मुझे इसमें और आपको बतानी है, संवैधानिक प्रावधान क्या है वनों के बारे में, ये आप लिख के आएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको। अच्छा, फॉरेस्ट कौन सी सूची में है ये बताइए जरा। सबसे पहले तो फॉरेस्ट आते हैं संविधान की 7वीं अनुसूची की, 7th शेड्यूल। क्या लिख दिया है? समवर्ती सूची, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपके 42वें संशोधन अधिनियम से 1976 में वनों और वन्यजीवों एवं पक्षियों के संरक्षण के विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। पहले स्टेट लिस्ट में आते थे। फिर आपका एक अनुच्छेद है 51A जी, बताओ क्या कहता है? वो कहता है वनों एवं वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करना प्रत्येक नागरिक का क्या होगा? मूल कर्तव्य है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी में आता है आपकी। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत अनुच्छेद 48A, यहाँ पे लिख रही हूँ, ये तीनों याद रखना। राज्य पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन और देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। तो इसका मतलब वन नीति निकालना ठीक बात है या गलत बात है? बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, वन जो है वो पृथ्वी पे सबसे बड़ा कार्बन सिंक भी है। कार्बन कहाँ सबसे ज्यादा है, इस हिसाब से भी वन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी चीजें? काफी चीजें बता दी। इंट्रोडक्शन वगैरह में ये आप यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय वन प्रबंधन नीति 1988 के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य ने अक्टूबर 2017 में राष्ट्रीय वन नीति 1988 88 होगा, इसकी जगह नई राज्य वन नीति आई 2017 की। उत्तर प्रदेश वन नीति 2017 जो है ये एक व्यापक नीति है, कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, जिसका उद्देश्य क्या है? राज्य के वन संसाधनों को, जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, उनको स्थायी रूप से संरक्षित और प्रबंधित करना। नीति पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने, भाई एक इकोलॉजिकल बैलेंस बनना बहुत जरूरी है, आजीविका के अवसर प्रदान करने और राज्य के समग्र विकास में योगदान देने में वनों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानती है। नीति अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न रणनीतियों और कार्य योजनाओं को भी निर्धारित करती है, जिसमें क्या क्या दिया हुआ है? नए वनों की स्थापना, वनीकरण मतलब एफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट मैनेजमेंट और कंजर्वेशन, वन प्रबंधन और संरक्षण के लिए जो लोकल कम्युनिटीज हैं, जो स्थानीय समुदाय हैं, उनका पार्टिसिपेशन, उनकी भागीदारी पे बहुत ज्यादा बल इसमें दिया जा रहा है। ठीक है, अब विजन क्या है? क्या विजन रखती है पॉलिसी? तो आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा याद करके। वनों एवं वानिकी संसाधनों का सतत संरक्षण एवं संवर्धन, वनवासियों का तथा स्थानीय वासियों का विश्वास अर्जित करना, एक ट्रस्ट डेवलप करना,
जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं या जो लोकल रेसिडेंट्स हैं उनके बीच में। वनवासियों तथा स्थानीय वासियों की सकारात्मक भागीदारी, वनाधिकार प्रदान करना, उनको प्रॉपर फॉरेस्ट राइट्स मिलने चाहिए, एवं उनकी आय में वृद्धि कर उनका क्षमता विकास करना, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना। वन संरक्षण एवं वानिकी को वनवासियों तथा स्थानीय वासियों हेतु लाभोन्मुखी बनाना, क्या बढ़िया वर्ड है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं विजन पॉलिसी का। अब है आपका राज्य वन नीति 2017 के उद्देश्य। ये आपको एज इट इज इनमें से कीवर्ड्स बना लेना अपने अपने और फिर लिख के आना। इतने सारे तो याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन छोटे छोटे कीवर्ड्स बस सिर्फ कीवर्ड याद करोगे तो वहां याद आ जाए। वनों एवं जैव विविधता का संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करना। वन संसाधनों का संरक्षण, उनका प्रबंधन, उनका सतत उपयोग। राज्य में वनावरण को भौगोलिक क्षेत्र का कितना करना, 15%, अब कितना है 9%, 9 से 15 तक लाना। वन संसाधनों और जैव विविधता संरक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि करना। वनों पे जो निर्भर समुदाय हैं उनके लिए आजीविका के अवसरों में सुधार करना। इको टूरिज्म और वन्य जीव संरक्षण को, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और इको टूरिज्म को बढ़ावा देना। जंगल सफारी करने जाओगे तो उसके लिए जंगल चाहिए ना, है ना, तो इसलिए जंगल रहना जरूरी है अगर आप लोगों को जंगल सफारी करनी है। चलिए, बेहतर वन प्रबंधन करना, शासन के लिए संस्थागत तंत्र विकसित करना, एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म डेवलप करना। संरक्षण, विकास, वैज्ञानिक और विचारशील प्रबंधन, थॉटफुल मैनेजमेंट, इसके द्वारा मौजूदा प्राकृतिक और रोपित वन में सुधार करना, जो डिफॉरेस्टेड लैंड है उसमें सुधार करना। वनवासी केंद्रित वन प्रबंधन पर विशेष बल दिया जाएगा, मतलब फॉरेस्ट ड्वेलर ओरिएंटेड फॉरेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए। निजी भूमि पर सामाजिक और कृषि वानिकी वृक्षारोपण द्वारा वृक्षारोपण में वृद्धि करना। अब ये एक टर्म आई कृषि वानिकी, एग्रो फॉरेस्ट्री। क्या होता है मतलब एग्रो फॉरेस्ट्री का? देखिए, एग्रो फॉरेस्ट्री या फिर कृषि वानिकी एक तरह का लैंड यूज सिस्टम है, भूमि उपयोग प्रणाली है जिसमें वृक्षारोपण, फसल उत्पादन और पशुपालन, लाइफ स्टॉक, आपका ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाना, क्रॉप्स उगाना, उसको इस तरह से एकीकृत करता है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है। इसमें उत्पादकता, लाभप्रदता, विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र की सवहनीयता, इन सबको बढ़ाने के लिए जो कृषि भूमि है और ग्रामीण भूदृश्य है उसके साथ वृक्ष और झाड़ियां, इनको इकट्ठा करना, एकीकृत करना। लिख लो, ये नहीं लिखो, नहीं पता है तो। इसमें क्या होता है, एक गतिशील पारिस्थितिकी पर आधारित है, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली है। इसमें खेतों एवं कृषि भूदृश्य में काष्ठीय बारहमासी, जिन्हें क्या कहते हैं, वुडी पेरेनियल्स, काष्ठीय बारहमासी, 2 NA, ठीक है, पादप के एकीकरण के माध्यम से उत्पादन में विविधता एवं सवहनीयता लाती है और सामाजिक सहयोग का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होती है। आपको लिखने में आए कभी तो पता लगना चाहिए आपको। अच्छा, महत्वपूर्ण क्यों होती है ये? असल में क्या होता है, आर्थिक मूल्य अच्छा खासा है इसका। जो वृक्ष उत्पाद हैं, वृक्ष द्वारा प्रदत्त सेवाएं हैं, वो ग्रामीण आजीविका में बहुत अच्छा योगदान करती हैं। इसमें आपको फ्यूल वुड, ईंधन लकड़ी जो होती है, फिर लघु इमारती लकड़ी कौन सी होती है, स्मॉल टिम्बर, और लुगदी, पेपर पल्प, ये सारी चीजें पूर्ति होती रहती हैं इससे। उर्वरकों की खपत में कमी आती है। कृषि वानिकी प्रणालियों में जो उगाए जाते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग वृक्ष भी उगाए जाते हैं, तो इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को पूरकता प्रदान करती है ये। फिर ये पारिस्थितिकी के काफी अनुकूल है, रसायनों का इतना उपयोग नहीं है, मानव जनित प्रभावों को कम करने में मदद करती है, एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट्स जो होते हैं, है ना, कृषि वानिकी कटाव नियंत्रण, जल प्रतिधारण, पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण, कार्बन भंडारण, जैव विविधता संरक्षण, ये लिखते रहो सारा, स्वच्छ हवा, समुदायों को चरम मौसमी घटनाओं का मुकाबला करने में सक्षम बनाती है। ठीक है, और जो हमारा वैश्विक जलवायु लक्ष्य है उसको भी पूरा करने में मदद करेगी। क्या है लक्ष्य? 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्षों के आवरण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक का सृजन करके शुद्ध शून्य की प्राप्ति कब तक करनी है हमें?
जीरो नेट कार्बन एमिशंस 2070 तक। ठीक है, ज्यादा बेहतर कृषि उपज निकल के आती है इससे सामान्य मृदा की तुलना में। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे, थोड़ा बता दिया मैंने आपको, देख लेना इनको, मदद आ जाए आपकी तो दुआओं में याद रख लेना हमें। ठीक है, फिर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार लगाए गए वृक्षारोपण पर कार्बन क्रेडिट प्राप्त करना। अब एक टर्म और आ गई, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उन पे हमें कार्बन क्रेडिट भी प्राप्त करने हैं। एक टर्म और आ गई सामने, कार्बन क्रेडिट, ये भी बता दिया जाए आपको यहीं पे। ठीक है, देखिए कार्बन क्रेडिट क्या होते हैं ये बताते हैं। एक टर्म होती है, एक टर्म सुनी होगी आपने, कार्बन बाजार, कार्बन मार्केट। देखिए कार्बन बाजार जो होता है ये कार्बन उत्सर्जन पर कीमत लगाने का एक उपकरण मान लीजिए उसको है। यह उत्सर्जन को कम करने के समग्र उद्देश्य के साथ कार्बन क्रेडिट के व्यापार की अनुमति देता है। देखिए आप जो बाजार में उत्सर्जन कम करने या ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए प्रोत्साहन ये पैदा करता है। मान लीजिए एक औद्योगिक इकाई जो उत्सर्जन मानकों से बेहतर प्रदर्शन कर रही है, उसको क्रेडिट मिल गए, आपके पास क्रेडिट सर्टिफिकेट है, कार्बन क्रेडिट या भत्ते, इनको आप कार्बन क्रेडिट या भत्ते कह सकते हैं। इनको कार्बन ये खरीदे और बेचे जा सकते हैं। इसमें क्या है, ये एक प्रकार का व्यापार योग्य परमिट है, संयुक्त राष्ट्र के मानकों के अनुसार है। इसमें क्या है, आपके पास कार्बन क्रेडिट है तो आप 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से हटाने, कम करने या अलग करने के बराबर है। मतलब एक अगर आपके पास कार्बन क्रेडिट है तो ठीक है, मतलब अगर आप मान लीजिए आप ज्यादा से ज्यादा वृक्ष उगा रहे हैं, टारगेट्स को पूरा कर रहे हैं, तो आपको कार्बन क्रेडिट्स मिलेंगे। अब वो क्रेडिट्स मिलेंगे तो आपके उद्योग के लिए अच्छा है, आप 1 टन तक कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर सकते हैं, उत्सर्जित कर सकते हैं 1 क्रेडिट के एवज में। अब वो क्रेडिट आपको ऐसे फ्री में तो मिल नहीं जाएगा, उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, बहुत अच्छी चीज है। तो ये है सारा कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा बताया मैंने आपको, इसमें आप बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना, अलग अलग तरह से कार्बन क्रेडिट्स को आप लेते हैं और सारी चीजें होती हैं। तो ये जो है एक तरीके से मतलब एक दूसरी इकाई जो निर्धारित मानकों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रही है वो इन क्रेडिट को खरीद सकती है और इन मानकों का अनुपालन कर सकती है, और मानकों का जो बेहतर प्रदर्शन होगा उन वाली इकाई को क्रेडिट बेचकर पैसा कमाएगी, जबकि खरीदने वाली इकाई क्या करेगी, अपने परिचालन दायित्व को पूरा करने में सक्षम बन जाएगी। इस तरीके का कॉन्सेप्ट है बेसिकली बस। तो इससे क्या होता है, फॉरेस्ट ज्यादा से ज्यादा आप बढ़ाएंगे तो आपको कार्बन क्रेडिट भी तो मिलेंगे अगर आप वृक्षारोपण ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो। फिर आपका नदियों को प्रदूषण मुक्त एवं अविरल प्रवाह को बनाए रखने के लिए मिट्टी के कटाव पर नियंत्रित उपायों के माध्यम से पानी और जलाशयों की गाद जो सिल्टेशन हो जाता है उसमें भी आप प्रयास कर सकते हैं। बाढ़ सूखे से जो प्रभाव हो जाते हैं उनको आप कम कर सकते हैं। फिर गैर वन भूमि जो है, जो नॉन फॉरेस्ट लैंड है, उस पे वृक्षारोपण को भी बढ़ावा करने के लिए बात करती है ना, ऐसा नहीं है सिर्फ फॉरेस्ट की बात कर रही है ये। राज्य में जैव विविधता और वन्य जीवन के संरक्षण और सुधार के लिए रणनीति तैयार करना और उसे लागू करना। फिर इको टूरिज्म डेस्टिनेशन विकसित करना, है ना, वहां पे बैठ जाओ फिर शेर आएगा मिलने आपसे, वो सब। जन सामान्य को प्रदान की जा रही सुविधाओं को प्राप्त करने में हो रही कठिनाइयों को दूर करना, उसके लिए नियम विनियम अधिनियमों को सरलीकृत बनाना, थोड़े रेगुलेशंस को सिंप्लीफाई करना, प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई करना, ये सब। ठीक है जी। वनों पर जैविक दबावों को कम करने के लिए वनों एवं ग्रामों, विलेजेस और फॉरेस्ट के बीच में हरित गलियारा, ग्रीन कॉरिडोर्स, सुना होगा आपने, ये डेवलप करना। वनों पर निर्भर ग्रामीणों के लिए आजीविका के लिए ऑल्टरनेटिव लिवलीहुड सोर्सेज, वैकल्पिक संसाधनों का सृजन करना। प्रदेशवासियों विशेषकर विद्यार्थी एवं युवाओं के मध्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति अभिरुचि का सृजन करना है। इसमें आप लिख सकते हो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है ना। ऐसे ही लिखना है, संवैधानिक चीजों को लिख के आंसर में बल मिलता है बहुत ज्यादा। ऐसा लगता है भैया पढ़ाई बहुत कर रखी है बच्चों ने। चलो अब जो प्रदेश की वन नीति है 2017, इसका उद्देश्य राज्य के वन क्षेत्र को संरक्षित और बढ़ाना, जैव विविधता की रक्षा करना और सतत विकास को बढ़ावा देना है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं क्या क्या हैं? वनावरण में वृद्धि, फॉरेस्ट कवर इंक्रीज करना है मेनली। नीति का उद्देश्य क्या है? वनीकरण और
पुनर्वनीकरण, रिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन दोनों की बात होगी इसमें, इस पे ध्यान देना। इसके साथ साथ राज्य के कुल भूमि क्षेत्र के वर्तमान, मैंने आपको बताया था 9% से कितना करना, 15। अच्छा, सेंटर का क्या है, जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है उसका क्या टारगेट है, कितने % पे वृक्ष लगाना, ये बताओ। जैसे अभी प्रदेश का 15 है, नेशनल बताओ कितना है टोटल। जैव विविधता का संरक्षण करना, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। नीति वन्य जीवों और उनके आवासों की, हैबिटेट्स की जो सुरक्षा करना है, और जो एंडेंजर्ड प्रजातियां होती हैं, लुप्त प्राय प्रजातियां जो हैं, उनके संरक्षण पे भी काफी जोर देती है। इसका उद्देश्य वन क्षेत्रों में इको टूरिज्म को बढ़ावा देना भी है। फिर चीते बाहर से नहीं लाने पड़ेंगे अगर यहाँ अच्छे खासे वन होंगे तो, ठीक है ना। सामुदायिक भागीदारी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पर बहुत जोर देती है। तो ये नीति वन संरक्षण में स्थानीय समुदायों की भूमिका को पहचानती है और उन्हें निर्णय लेने और कार्यान्वयन में शामिल करने का लक्ष्य रखती है। डिसीजन मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन दोनों में शामिल करना। वन संसाधन प्रबंधन, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, फॉरेस्ट रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ये जो नीति है ये स्थायी कटाई प्रथाओं के माध्यम से लकड़ी, गैर लकड़ी वन उत्पादों और औषधीय पौधों सहित वन संसाधनों के प्रबंधन में सुधार करना चाहती है। जंगल के में आग का प्रबंधन, फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट। इसमें जंगल की आग को रोकने और नियंत्रित करने के उपायों की रूपरेखा, जिसमें पूर्व चेतावनी प्रणाली, वन कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण और सामुदायिक भागीदारी शामिल है। जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, जलवायु पर जो क्लाइमेट चेंज से इफेक्ट्स पड़ते हैं उसको कम करना, वनों की भूमिका को पहचानती है ये, और इसका उद्देश्य वन आधारित कार्बन पृथक्करण को बढ़ावा देना और वन क्षरण को कम करना है। एक और टर्म आ गई, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। क्या होता है ये, सारा कुछ तो मैं आपको यही बता के जा रही हूँ, मैं आपसे कह दूँ पढ़ लेना अपने आप, तो भी तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं, पर कुछ लोग अच्छे होते हैं हमारे जैसे, है ना। चलिए, मजाक की बात होती है। खैर, यहाँ पे जो जितनी चीज़ें खत्म हो जाए, हमारी यही कोशिश होती है आपका ज़्यादा से ज़्यादा काम यहीं पे हो जाए, जिससे आप आंसर राइटिंग कर सकें। ये टर्म आई आपके पास कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, है ना। क्या होता है ये, देखिए कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन कुछ नहीं है, मैं आपको सिंपल से टर्म्स में बताऊं अगर, बस कार्बन को स्टोर करना कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन कहलाता है। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड्स में बताऊं तो कार्बन पृथक्करण के तहत पौधे, मिट्टी, भूगर्भिक संरचनाएं और महासागर में कार्बन का दीर्घकालिक भंडारण, एक लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ कार्बन, समझे, लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ कार्बन, दीर्घकालिक भंडारण। अच्छा, अलग अलग प्रकार का होता है ये, जैसे स्थलीय कार्बन पृथक्करण सुना होगा आपने, टेरेस्ट्रियल कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधों से अवशोषित कर मिट्टी, बायोमास में कार्बन के रूप में संग्रहित किया जाता है। तो उसी का तो काम के लिए ये टेरेस्ट्रियल का ही तो हो गया एग्जाम्पल, वन। फिर भूगर्भीय होता है, इसमें भंडारण कैसे होएगा CO2 का, तेल भंडार, गैस के कुएं, ये सब। बिना खनन के लिए जो कोल भंडार होते हैं, नमक निर्माण, इसमें। और एक होता है आपका महासागरीय कार्बन पृथक्करण, इसमें होता है मतलब CO2 की बड़ी मात्रा में अवशोषित, मुक्त और संग्रहित किया जाएगा दो प्रकार से। पहला लौह उर्वरीकरण होता है, आयरन फर्टिलाइजेशन, और दूसरा गहरे समुद्र में CO2 को इंजेक्ट करना। ठीक है, ये सब आप छोड़ सकते हैं, बस मैं आपको कॉन्सेप्ट के लिए बता रही हूँ बस। अच्छा, विधियां होती हैं अलग अलग, प्राकृतिक होती हैं, कृत्रिम भी होती हैं। ठीक है, तो ये प्राकृतिक तरीका है भाई, आपका वनों के माध्यम से आप प्राकृतिक रूप से कार्बन स्टोर कर पा रहे हैं। तो कार्बन पृथक्करण का मतलब है कार्बन का भंडारण, बस समझने के लिए। लिखेंगे ऐसे नहीं आप, मैडम ने कहा था बस इतना नहीं, लिखेंगे प्रॉपर जितना मैंने आपको बताया, वीडियोस वापस करके फिर लिख लीजिएगा हर चीज को। तो ये टर्म, बस कोई और टर्म तो मुझे नहीं लगता ऐसी जो आपको नहीं पता होगी, मतलब कोई कॉन्सेप्ट नहीं है उसमें। वन संस्थानों को मजबूत बनाना, नीति जो है वो वन संरक्षण और प्रबंधन के लिए अपनी क्षमता में सुधार करने के लिए वन विभाग और संयुक्त वन प्रबंधन समितियों सहित वन संस्थानों को मजबूत करने का प्रयास करती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश वन नीति 2017 का उद्देश्य स्थायी वन प्रबंधन, संरक्षण को बढ़ावा देना, साथ ही स्थानीय समुदाय की आजीविका में सुधार करना और राज्य के आर्थिक विकास में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन करना। क्लियर, तोड़ तोड़ के पढ़ो, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ो, इतना मेहनत से वीडियो बनाई जाती हैं, आंसर राइटिंग करो बस बढ़िया से, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों को सारी चीजें प्रोवाइड की जाती। अब आप ना मानो तो अलग बात है, कोई नहीं, खैर मानने वाले मान भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश वन नीति 2017 को कई मुद्दों और आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, तो कुछ मुद्दे और आलोचनाएं भी देख लेते हैं। समुदाय की भागीदारी का अभाव,
इसमें क्या है, वनों के प्रबंधन और संरक्षण में जो स्थानीय समुदाय हैं, खासकर जो आदिवासी हैं और जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, हाशिए पर रहने वाले जो समूह हैं, उनको पर्याप्त रूप से शामिल नहीं करने के लिए नीति की आलोचना जो है वो की गई थी। इससे इन समुदायों के बीच नीति के लिए समर्थन की कमी हो गई। जब आप लोगों को नहीं इन्वॉल्व करेंगे तो पब्लिक ट्रस्ट नहीं डेवलप हो पाएगा उसमें। वनों का व्यवसायीकरण, कमर्शलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट्स, निजी कंपनियों को वृक्षारोपण और वन संसाधनों के निष्कर्षण जैसी वन संबंधी गतिविधियों को करने की अनुमति देकर वनों के व्यवसायीकरण को बढ़ावा देने के लिए भी नीति की आलोचना की गई है। इससे पर्यावरण और स्थानीय समुदायों पर इन गतिविधियों के प्रभाव के बारे में चिंताएं पैदा हुई। जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान न देना, यही मेन इंपॉर्टेंट एम्फेसिस यही है कि फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी पे आपको ध्यान देना। इससे जंगलों की दीर्घकालिक स्थिरता और वनस्पतियों और जीवों की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करने की उनकी जो क्षमता है उसके बारे में चिंता होती है। भाई, जंगलों में जैव विविधता और वन्य जीव के संरक्षण को पर्याप्त रूप से संबोधित ना करना आलोचनात्मक बात है ही। अपर्याप्त धन, फंड्स की कमी, वन संरक्षण और प्रबंधन गतिविधियों के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं कराना, इसके लिए नीति की आलोचना की गई, जिससे नीति को प्रभावी ढंग से लागू करना मुश्किल हो गया। खराब कार्यान्वयन, जो प्रशिक्षित कर्मचारी हैं और बुनियादी ढांचे की कमी है, उसके कारण नीति का इम्प्लीमेंटेशन उतना इफेक्टिव नहीं है। इसके कारण नीति के प्रवर्तन में कमी आई, जिसके कारण राज्यों में वनों का लगातार क्षरण। अपर्याप्त कर्मचारी, राज्य के वन विभाग को कर्मचारियों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने की इसकी क्षमता बाधित हुई है। पारदर्शिता की कमी, नीति में निर्णय लेने की प्रक्रिया में और जनता को जानकारी प्रदान करने में पारदर्शिता का अभाव है, जिसके कारण हितधारकों के बीच अविश्वास और संदेह पैदा हुआ है। जलवायु परिवर्तन की उपेक्षा, ना ध्यान देना क्लाइमेट चेंज पे। नीति वनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करती और इसके प्रभाव को कम करने के जो उपाय हैं उनको शामिल करने में विफल रहती है। तो ये मुद्दे उत्तर प्रदेश में अधिक व्यापक और सहभागी वन नीति की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं, जिसमें संरक्षण और टिकाऊ प्रबंधन पर अधिक जोर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश वन नीति 2017 एक व्यापक नीति है, जिसका उद्देश्य राज्य में स्थायी वन प्रबंधन और संरक्षण को बढ़ावा देना है। इसके लिए सुझाव हैं कुछ, जिससे इसका कार्यान्वयन जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रभावी रहे। पहली चीज, धन पर्याप्त होना चाहिए। सरकार वन नीति के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त धन आवंटित करे। इससे नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जैसे कि वन क्षेत्र में वृद्धि, जैव विविधता का संरक्षण और स्थायी वन प्रबंधन को बढ़ावा देना। क्षमता निर्माण, वन नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए वन विभाग के कर्मचारियों, स्थानीय समुदाय और अन्य हितधारकों की क्षमता निर्माण महत्वपूर्ण है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और अन्य क्षमता निर्माण पहलों के माध्यम से किया जा सकता है। सामुदायिक भागीदारी, वन नीति वन प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी के महत्व को पहचानती है। इसलिए सरकार को निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्थानीय समुदायों को शामिल करना चाहिए और उन्हें वन प्रबंधन में आवाज देनी चाहिए, मतलब दे शुड हैव अ वॉइस। एग्रो फॉरेस्ट्री मैंने आपको समझाया पूरा। कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करना, कृषि वानिकी वन क्षेत्र को बढ़ाने और किसानों के लिए आजीविका के और ज्यादा ऑल्टरनेटिव अवसर प्रदान करती है। सरकार किसानों को वन वानिकी प्रथाओं को अपनाने, एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस जो होती हैं उनको अपनाने के लिए उनको ट्रेनिंग दे, एजुकेशन दे, प्रोत्साहन दे, तकनीकी सहायता दे। तो वर्तमान में राज्य के जो अन्य क्षेत्र हैं उसकी तुलना में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा कृषि और कृषि वानिकी प्रथाओं के मामले में उन्नति हुई है। ठीक है, तो आवश्यकता कहाँ है? भाई हर जगह समान रूप से। वन शासन को सुदृढ़ बनाना, वन नीति प्रभावी प्रशासन और वन संसाधनों की निगरानी की आवश्यकता पर जोर देती है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वन विभाग के पास वन कानूनों और विनियमों को लागू करने के लिए आवश्यक संसाधन और अधिकार। हितधारकों के साथ साझेदारी, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका बराबर कोलैबोरेटिव पार्टिसिपेशन। सरकार को स्थायी वन प्रबंधन और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए गैर सरकारी संगठनों, अनुसंधान संस्थानों और निजी क्षेत्र की कंपनियों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ साझेदारी स्थापित करनी चाहिए।
प्रौद्योगिकी का उपयोग, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज होना चाहिए, प्रौद्योगिकी का उपयोग, जैसे रिमोट सेंसिंग और GIS। क्या होता है GIS? चलो आप लोग बता दीजिए, फुल फॉर्म बता दीजिए। वन आवरण की निगरानी और अवैध गतिविधि, भाई कोई लीगल एक्टिविटी ना हो, किसी प्रकार की चोरी ना हो, इसका भी पता लगाने के लिए आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं। सरकार वन प्रशासन और प्रबंधन में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठा सकती है। इस तरीके से ज़्यादा प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हितधारक, उनके सहयोग, पर्याप्त संसाधन, सहायता, ये सब सरकार की और सरकार की प्रतिबद्धता, इस सब की आवश्यकता हमें होगी। ठीक है, तो इसके साथ ये लेक्चर हमारा हो जाता है यहाँ पे खत्म। आंसर राइटिंग करके देखिए, जो ऐसे छोटे लेक्चर्स होते हैं ना, उनके पे तुरंत आंसर लिखा करो, सुनते ही बंद करते ही लिखा करो। ठीक है, और PDFs के लिए और हमारे बाकी पेड ग्रुप की जानकारी के लिए नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेहत का ध्यान रखिए, मौसम बदल रहा है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, उत्तर लेखन अभ्यास जोर शोर से करते रहिए। बहुत बहुत